Hey guys, in last session we have seen the design compressive stress of a compression member, which is PD is equal to AEFCD, since FCD is nothing but it is Fy by gamma MO whole divided by phi plus phi square minus lambda square to the power 1 0.5. ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एफ सी डी निकालना है तो एक फैक्टर आ रहा है लेमडा। ठीक है, तो इस लेमडा के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, और लेमडा क्या था मेरा, इट इज़ सिलेंडरनेस रेशियो। ओके, सो वी कैन से दैट लेमडा इज slenderness ratio and it is defined as the ratio of effective length to corresponding radius of gyration. Radius of gyration. Okay, so lambda is an effective by r minimum, or it may be set at KL by R. ओके, अब जो ये मेरा इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, जिसको हम लोग को जानना होगा ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर in the way of getting the effective length, first we will have to know that what is actual length। ओके, तो एक्चुअल लेंथ क्या होता है, ये किसी भी मेंबर का, ठीक है, जो कि इंड जो कि रिस्ट्रेंट पॉइंट होगा, मतलब कि जो मेरा फिक्सिंग पॉइंट होगा, जॉइंट होगा, ठीक है, उस दोनों के बीच का जो लेंथ है वही मेरा हो जाता है एक्चुअल लेंथ। सो it is the center to center distance of a compression member between the restraint ends। ठीक है, जैसा इधर फिक्स नॉट फिक्स, ये एक पॉइंट जॉइंट, ये जॉइंट, तो ये मेरा एक्चुअल लेंथ हो गया एल। ओके, तो ये इसको बोलते हैं एक्चुअल लेंथ। अब ना इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, अब ये जो इफेक्टिव लेंथ है इसको हम लोग दिखाते हैं के एल से, ठीक है, और इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ। सो वी कैन सेड द इफेक्टिव लेंथ के एल is calculated from the actual length L, ठीक है, एक्चुअल लेंथ L of the compression member। ठीक है,
ये एल सॉरी के एल हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम एल। अब इसको कैलकुलेट करने में, ठीक है, हम कुछ कंसिडरेशन करते हैं, मतलब मेरा कुछ नॉट एज मतलब हमें कुछ फैक्टर्स को देखना होगा। जैसे अब फॉर कैलकुलेशन ऑफ ये, ठीक है, द रोटेशनल एंड रिलेटिव ट्रांसलेशनल बाउंड्री कंडीशन इन, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ करने के लिए वी हैव टू कंसिडर द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द इंड कंडीशन, ठीक है। और ये एक्चुअल लेंथ मेरा क्या था, इट इज़ द इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ ऑफ सॉरी एक्चुअल लेंथ इज इट इज़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द कंप्रेशन मेंबर बिटवीन द रिस्ट्रेंट पॉइंट, ठीक है। नो अब ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन कंडीशन, अब वेरियस इंड कंडीशंस होते हैं मेरे पास, ठीक है, जो कि IS 2800 2007 में गिवन है। सो इसे देखते हैं अब। सो फॉर एनी कॉलम सेक्शन, ठीक है, अब कॉलम सेक्शन क्या होगा, ये वर्टिकल मेंबर है, ठीक है। अब इस एंड में, ठीक है, ये ये एंड दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं। सो फॉर वन एंड दैट इज दिस वन एंड फॉर अनदर दैट इज दिस वन, तो इसमें अलग अलग कंडीशंस क्या है वो देखेंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड द इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। सो अगर ये मेरा कोई सिस्टम ऐसा रहा, ठीक है, ये जो एंड है मेरा, एक एंड मेरा क्या है, फिक्स है, तो ये एंड फिक्स होगा तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, वो भी रिस्ट्रेंट होगा और रोटेशन भी ब्लॉक होगा, मतलब ये भी रिस्ट्रेंट रहेगा। और ऐसा कंडीशन है तो जो मेरा दूसरा एंड है वो मेरा फ्री है, सो ये भी मेरा एंड फ्री है। तो इस केस में इस पे जो बकलिंग होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इसके लिए इफेक्टिव लेंथ लेंगे हम लोग 2.0 L, ठीक है, जहाँ L मेरा क्या है, एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। अगर रिस्ट्रेंट सॉरी दूसरा केस, ठीक है, अगर एक एंड मेरा फ्री रहा, ठीक है, सॉरी एक एंड में ट्रांसलेशन फ्री रहा, ठीक है, और रोटेशन मेरा रिस्ट्रेंट रहा, फिर वैसे ही दूसरे एंड में ट्रांसलेशन अगर फ्री है, रोटेशन मेरा रिस्ट्रेंट है, मतलब कुछ ऐसा केस, ठीक है। इस केस में मेरा जो इफेक्टिव लेंथ है वो मेरा 2L होगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट केसेस, ठीक है। नेक्स्ट केस है कि एक एंड मेरा पहले एंड में ट्रांसलेशन रेजिस्टेंट, ठीक है, रोटेशन फ्री है, फिर वैसे ही सेकेंड एंड में भी ट्रांसलेशन रेजिस्टेंट है, रोटेशन फ्री है, ठीक है। मीन्स ये केस ऑफ पिन जॉइंट, ठीक है।
तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ विल बी 1.0 L. ठीक है, नेक्स्ट केस, one in translation restraint and rotation is also restraint, and at another end translation is free and rotation is restraint. ठीक है, ये केस में ठीक है, इस केस में 1.2 L. फिर ऐसे ही नेक्स्ट केस, if it is restrained and restrained and restrained and it is free, this is 0.8 L. ठीक है, this shows the buckle, this shows the buckling, way of buckling. Okay, and this is the straight portion is the actual length. Okay, like that, if all the at one end translation is restrained, rotation is also, and second is it is also, means both end are fixed. This is fixed, this is fixed, then it is 0.65 L. Okay, and here effective length means this length is 0.8 L, 0.65 is, this is 0.65, and this is 2.0 L. Okay, like that. Okay, तो ये डिफरेंट इन कंडीशंस हैं. ठीक है, फॉर डिफरेंट केसेस. ठीक है, तो ये IS 800 2007 में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. अब क्या है कि इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर दे आर डिफरेंट केसेस. सो लेट्स सी. ओके, सो अगर हम लोग एंड कंडीशन को देखें, जो अभी हमने देखा, तो ये कहाँ है, टेबल 11 ऑफ IS 800 2007. ठीक है, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है. अब इफेक्टिव लेंथ अकॉर्डिंग टू एंड कंडीशन जो हम लोग देख चुके हैं. नाउ फॉर कंप्रेशन मेंबर, compression members in trusses. ठीक है, सो अगर कंप्रेशन मेंबर इन ट्रसेस होगा, ठीक है, तो इन द केस ऑफ bolted, riveted or welded truss, the effective length KL shall be taken as 0.7 to 1.0 times the actual length. Okay, which is depending upon the degree of end restraints
प्रोवाइडेड। ठीक है, जो कंप्रेशन मेंबर इन ट्रस है, ठीक है, इन केस ऑफ बोल्टेड रिवेटेड एंड वेल्डेड ट्रस द इफेक्टिव लेंथ दैट इज के एल, हम लोग कितना लेंगे उसको 0.7 to 1.0 टाइम्स द एक्चुअल लेंथ। ठीक है, और वो भी डिपेंड होगा इन रेजिस्टेंस पे। ठीक है, एंड इन कंप्रेशन मेंबर इन ट्रस, अब इसमें अगर फॉर buckling in the plane perpendicular to the plane of truss। ठीक है, अगर बकलिंग जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस होगा तो द इफेक्टिव लेंथ may be taken as the actual length। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो तो जो इफेक्टिव लेंथ है एल इफेक्टिव शुड बी एल। ओके, नाउ फॉर फ्रेम, और फ्रेम, ठीक है, फ्रेम के केस के लिए हम लोग एनेक्स डी ऑफ IS 800 2007 को कंसिडर करेंगे। ओके, सेम फॉर स्टेप्ड कॉलम के लिए भी, फॉर स्टेप्ड कॉलम के लिए भी हम लोग एनेक्स्चर D2 एंड D3 ऑफ IS 800 2007 को फॉलो करेंगे। ओके, ना ये था इफेक्टिव लेंथ के बारे में। ठीक है, ना अब बकलिंग क्लास, फॉर बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शंस। अब जो बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शंस है, जैसे ए बी सी डी, ये सब किसी मेंबर के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए टेबल 10 ऑफ IS 800 2007 में क्राइटेरिया मेंशन्ड है। ठीक है, फॉर क्रॉस सेक्शंस, डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस जैसे रोल्ड आई सेक्शन, ठीक है, वेल्डेड आई सेक्शन, हॉलो सेक्शन। ठीक है, जैसे ओके, अब हॉलो सेक्शन अगर ये हॉट रोल्ड है, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अबाउट बकल कर रहे हैं तो ये ए टाइप बकलिंग क्लास में आएगा। अगर ये कोल्ड फॉर्म्ड है, कोल्ड फॉर्म बकलिंग किसी भी एक्सिस में हो रहा है तो ये बी क्लास में आएगा। ठीक है, इसी तरह वेल्डेड बॉक सेक्शंस हैं, ठीक है, एंड अदर चैनल सेक्शन, ओके, एंगल सेक्शन, टी एंड सॉलिड सेक्शन। ठीक है, अगर ये इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर है तो ये सी टाइप में आएंगे। अब ये रोल्ड आई सेक्शन और वेल्डेड आई सेक्शन, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स होते हैं। ठीक है, वो लिमिट्स जैसे डेप्थ बाय विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसका कुछ लिमिट है। ठीक है, इफेक्टिव TF, ठीक है, इसका लिमिट है। तो इस लिमिट से सेट करके हम यहाँ पर बकलिंग
बकलिंग की किस एक्सिस पे हो रहा है, इस ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा बकलिंग क्लास में आएगा। ठीक है, तो ये बकलिंग क्लास IS 800 2007 के टेबल 10 में मेंशन है, जो कि हम लोग आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब इसको यूज़ करेंगे। ओके, सो दैट्स इट in this session. So guys, be safe, be inside, be at home in this pandemic situation. Meet you in next session. Till then, God bless you. Namaskar.